हेलो गाइस, मैं हूं मोहित और स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बेहद खास रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनियों के वर्गीकरण के बारे में। अगर मैं बात करता हूं इससे पिछले वीडियोस की, तो सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपनी के बेसिक्स के बारे में कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की परिभाषा क्या है, कंपनी की विशेषताएं क्या हैं। और इसके बाद अगली वीडियो में हमने डिस्कस किया था निगम आवरण सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेट बील के बारे में। और साथ में हमने डिस्कस किया था निगम आवरण सिद्धांत के अपवाद के बारे में कि किन किन परिस्थितियों में निगम आवरण को हटाया जा सकता है और कंपनी और कंपनी के सदस्यों को एक माना जाता है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनियों के वर्गीकरण के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कंपनियों के वर्गीकरण की, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आपने कई बार सुना होगा कि वो बंदा एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, वो बंदा एक पब्लिक कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी के हम शेयर खरीद सकते हैं, उस कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया क्या कंपनी भी कई प्रकार की होती हैं? जी हाँ, कंपनी भी कई प्रकार की होती हैं। देखते हैं। सबसे पहला, अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के प्रकार की, तो देखिए कंपनी को हम कुछ आधार पर बांट सकते हैं। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कंपनियों के वर्गीकरण की, तो सबसे पहले हम कंपनी को बांट सकते हैं समामेलन के आधार पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम कंपनी को बांट सकते हैं दायित्व के आधार पर। तीसरे नंबर पर हम कंपनी को बांट सकते हैं जनता की रुचि के आधार पर या सदस्यों की संख्या के आधार पर। चौथे नंबर पर हम बांट सकते हैं कंपनी को स्वामित्व के आधार पर। और पांचवें नंबर पर इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर। और छठे नंबर पर राष्ट्रीयता के आधार पर। यानी कि कुल मिलाकर के कंपनी का जो वर्गीकरण है वो 6 आधार पर किया जा सकता है। देखिए, अगर आपको कंपनी का वर्गीकरण याद रखना है तो इस वीडियो को समझने से पहले आप एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर जितनी भी मेजर हेडिंग है उसे हमने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, डार्क किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी सब हेडिंग है उनको हमने रेड पेन से लिखा हुआ है। और जो हमारी सब हेडिंग है उसको हमने ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ठीक है जी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों का एक ये डाउट आ सकता है कि भैया एक बात बताइए, अभी एग्ज़ाम के लिए 1-2 दिन भी ठीक तरीके से नहीं बचे हैं, इतनी सारी चीज़ें हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए, छोटा सा आपको एक निंजा टेक्निक ध्यान में रखना है कि सर, ठीक है, डीजे सर ने कंपनी का वर्गीकरण 6 आधार पर किया है। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको कंपनी के सारे प्रकार याद हो जाएंगे। सबसे पहला एस सर का मतलब है समामिलन के आधार पर। दूसरे नंबर पे डी का मतलब है दायित्व के आधार पर, जो कि हमने आगे एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पर। तीसरे नंबर पर है डी के बाद जे। जे का मतलब है जनता की रुचि के आधार पर या सदस्यों की संख्या के आधार पर, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पे कह रहे हैं एस। एस का मतलब है स्वामित्व के आधार पर, जो कि हमने चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, ये रहा स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद में आई का मतलब है इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर। आई का मतलब क्या है? इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर। देखिए, पांचवें नंबर पे हमने लिखा हुआ है इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर। छठे नंबर पे क्या है? आर। आर का मतलब है राष्ट्रीयता के आधार पर। देखिए, हमने सबसे लास्ट वाले पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है कंपनी का वर्गीकरण राष्ट्रीयता के आधार पर। यानी कि
एक लड़के ने आकर के हमें बताया कि सर डीजे, डीजे का मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, ऐसे करके समझिए आप। डीजे सर ने कंपनी का वर्गीकरण 6 आधार पर किया है। तो सर से तो हो गया समामिलन के आधार पर, डी से हो गया दायित्व के आधार पर, जे से हो गया जनता की रुचि के आधार पर, एस से हो गया स्वामित्व के आधार पर, आई से हो गया इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर, और आर से हो गया राष्ट्रीयता के आधार पर। अगर आपने ये निंजा टेक्निक याद कर ली तो आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं। यानी कि जो कंपनी का वर्गीकरण है वो कितने आधार पर हुआ? सबसे पहला समामिलन के आधार पर, दूसरा डीजे, डी का मतलब दायित्व के आधार पर, जे का मतलब जनता की रुचि के आधार पर, सर एस का मतलब स्वामित्व के आधार पर, आई का मतलब इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर, और आर का मतलब राष्ट्रीयता के आधार पर। कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप याद करेंगे। तो कंपनी का वर्गीकरण कुछ 6 आधार पर हुआ है। सबसे पहले मैं बात करता हूं समामिलन के आधार पर। तो देखिए समामिलन के आधार पर भी कंपनी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला समामिलित कंपनी, दूसरा असमामिलित कंपनी। दूसरे नंबर पे अगर मैं दायित्व के आधार पर बात करता हूं तो दायित्व के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला सीमित दायित्व वाली कंपनी और दूसरा असीमित दायित्व वाली कंपनी। जनता की रुचि के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले कंपनी होती है सार्वजनिक कंपनी, उसके बाद होती है निजी कंपनी। अगर मैं बात करता हूं स्वामित्व के आधार पर तो स्वामित्व के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला सरकारी कंपनी और दूसरा गैर सरकारी कंपनी। 5वें नंबर पर अगर मैं इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर बात करता हूं तो सबसे पहली होती है सूत्रधारी कंपनी, दूसरे नंबर पर होती है सहायक कंपनी। इसके बाद अगर मैं 6ठे नंबर पर बात करता हूं राष्ट्रीयता के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला देसी कंपनी, उसके बाद विदेशी कंपनी। तो सबसे पहले हमने देखा समामेलन के आधार पर, उसके बाद देखा दायित्व के आधार पर, उसके बाद देखा जनता की रुचि के आधार पर, उसके बाद देखा स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद देखा इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर, उसके बाद देखा राष्ट्रीयता के आधार पर। समामेलन के आधार पर कंपनी हमारी 2 भागों में बट गई। सबसे पहला समामेलित कंपनी, उसके बाद असमामेलित कंपनी। दायित्व के आधार पर कंपनी हमारी 2 भागों में बट गई। सबसे पहला सीमित दायित्व वाली कंपनी, दूसरा असीमित दायित्व वाली कंपनी। जनता की रुचि के आधार पर भी कंपनी हमारी 2 भागों में बट गई। सबसे पहला सार्वजनिक कंपनी, उसके बाद निजी कंपनी। स्वामित्व के आधार पर भी कंपनी हमारी 2 भागों में बट गई। सबसे पहला सरकारी कंपनी, उसके बाद गैर सरकारी कंपनी। इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर कंपनी हमारी 2 भागों में बट जाती है। सबसे पहला सूत्रधारी कंपनी और उसके बाद में सहायक कंपनी। राष्ट्रीयता के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी हमारी 2 भागों में बट जाती है। सबसे पहला देसी कंपनी और उसके बाद में विदेशी कंपनी। तो देखिए आपको ये नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं तभी मजा आएगा। अब मैं बात करता हूँ समामिलित कंपनी। देखिए समामिलित कंपनी भी हमारी 2-3 प्रकार की होती है। सबसे पहला राज्य आदेश द्वारा समामिलित कंपनी, उसके बाद में संसद के विशेष अधिनियम द्वारा समामिलित कंपनी, इसके बाद कंपनी अधिनियम द्वारा समामिलित कंपनी। लेकिन अगर मैं असमामिलित कंपनी की बात करता हूं तो इसका कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया है। दायित्व के आधार पर अगर मैं सीमित दायित्व वाली कंपनी की बात करता हूं तो सीमित दायित्व वाली कंपनी भी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला अंशों द्वारा सीमित कंपनी और दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। जनता की रुचि के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो सार्वजनिक और निजी हमने बता ही दिया, इन दोनों का सब क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। स्वामित्व के आधार पर भी 2 तरीके से ये कंपनियों को बांट दिया गया है, ना तो सरकारी के अंदर कोई आती है ना ही गैर सरकारी के अंदर कोई कंपनी आती है। सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, और देसी कंपनी और विदेशी कंपनी के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। अब देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं राज्य आदेश द्वारा समामिलित कंपनी की। देखिए ऐसी कंपनियां जिनका निर्माण राज्य आदेश द्वारा होता है, राज्य आदेश द्वारा समामिलित कंपनी कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन वर्तमान समय में इस तरीके की कंपनीज नहीं पाई जाती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी थी
जो कि चार्टर्ड कंपनी थी मोटे तौर पर। अगर मैं बात करता हूं संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, तो ऐसी कंपनियां जो कि संसद के विशेष अधिनियम द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा समामिलित कंपनियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल LIC और SBI। SBI का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC बीमा करने का काम करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोगों के खाते खोल करके जमा स्वीकार करने का काम करती है और जरूरतमंद व्यक्तियों को लोन देने का काम करती है मोटे तौर पर। तो ये दोनों कंपनियां क्या हैं? संसद के विशेष अधिनियम द्वारा बनाई गई कंपनियां। तीसरी होती हैं कंपनी अधिनियम द्वारा। ऐसी कंपनियां जिनका निर्माण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, कंपनी अधिनियम द्वारा समामिलित कंपनियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस और जियो। वर्तमान समय में हम दो ही सिम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक एयरटेल का, एक जियो का। तो जियो क्या है? कंपनी अधिनियम द्वारा समामिलित कंपनी। यानी समामिलित कंपनी को हमने तीन भागों में बांट दिया। सबसे पहला राज्य आदेश द्वारा, दूसरा संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, तीसरा कंपनी अधिनियम द्वारा। असमामिलित कंपनी की अगर मैं बात करता हूं, तो ऐसी कंपनियां जिनका निर्माण किसी भी अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया जाता है, असमामिलित कंपनियां कहलाती हैं। और भारत में इस प्रकार की कंपनियों का निर्माण नहीं किया जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आपने इंडिया में आप टॉर्च लेकर के किसी भी कोने में चले जाएंगे, वहां पर आपको असमामिलित कंपनी कोई भी नहीं मिलेगी। दायित्व के आधार पर अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले आती है सीमित दायित्व वाली कंपनी। ऐसी कंपनी जिनके सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं, सीमित दायित्व वाली कंपनियां कहलाती हैं। और ऐसी कंपनियां जिनके सदस्यों के दायित्व असीमित होते हैं, असीमित दायित्व वाली कंपनियां कहलाती हैं। और भारत में इस प्रकार की कंपनियों का निर्माण भी नहीं किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं अंशों द्वारा सीमित कंपनी की, तो ऐसी कंपनियां जिनके सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्य तक ही सीमित होते हैं, अंशों द्वारा सीमित कंपनियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल। एयरटेल की आप सिम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर शेयर मार्केट में जा करके अगर आप एयरटेल के शेयर खरीदेंगे 50,000 रुपये के, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो 50,000 रुपये तक ही सीमित रहेगी। खुदा न खास्ता कल को एयरटेल को बहुत भारी लॉस हो जाता है और कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको 50,000 रुपये से 1 रुपया भी फालतू देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एयरटेल अपनी देश की काफ़ी अच्छी जानी मानी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने एयरटेल के 50,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं, तो कितना भी लॉस हो जाए, मैक्सिमम आपको लॉस होगा 50,000 रुपये का, उससे ज़्यादा आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की, ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों के दायित्व उनकी द्वारा लिए गई गारंटी तक सीमित होते हैं, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ICWA। अगर मैं बात करता हूं असीमित दायित्व वाली कंपनी की, ऐसी कंपनी, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए, जनता की रुचि के आधार पर या सदस्यों की संख्या के आधार पर अगर मैं बात करता हूं, तो जनता की रुचि के आधार पर कंपनियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला सार्वजनिक कंपनी और उसके बाद में निजी कंपनी। अगर मैं बात करता हूं सार्वजनिक कंपनी की, ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है, सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक असीमित, यानी कि कितने भी सदस्य हो सकते हैं। यह आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। अब भैया निजी कंपनी कौन सी होती है? देखिए, निजी कंपनी से आज से ऐसी कंपनी से है जो अपने अंतर नियमों द्वारा एक तो अंशों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा देती है, यानी कि किसी भी, एक होती है पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी, और एक होती है प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी। पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी के बारे में ये कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो कि निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया निजी कंपनी कौन सी होती है? तो देखिए, निजी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि अंशों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा देती है, यानी कि आप इसके शेयर खरीद बेच नहीं सकते हैं शेयर मार्केट में जा करके। दूसरा, अपने सदस्यों के अधिकतम संख्या 200 निर्धारित कर देती है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200। जबकि सार्वजनिक में कितने हो सकते हैं?
असीमित, अनलिमिटेड, कितनी भी। निजी कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। ठीक है जी, मतलब ये कभी भी आईपीओ लेकर के नहीं आ सकती है। आईपीओ क्या होता है उसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जियो, जियो हमारे देश में क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। और एयरटेल क्या है, एयरटेल हमारे देश की पब्लिक कंपनी है। ठीक है जी, सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। मजे की बात क्या है, अब भैया मैं कैसे पहचानूंगा कि कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। देखिए, आप कोई भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां पर उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। आप उस कंपनी का नाम चेक करके देखिएगा, अगर उस कंपनी के नाम के आगे PBT LTD यानी कि प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो उक्त कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन अगर उस कंपनी के नाम के आगे केवल LTD यानी कि लिमिटेड शब्द लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो कंपनी है ये एक सार्वजनिक कंपनी है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अक्सर पूछ लिया जाता है कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है। देखिए, जैसे कि अभी हमने बताया था कि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम कितने भी सदस्य हो सकते हैं, जबकि निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो सार्वजनिक कंपनी अपने अंश जनता को क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है, जबकि निजी कंपनी अपने अंश जनता को क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है। ठीक है जी, सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, जबकि निजी कंपनी अपने अंशों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा देती है। सार्वजनिक कंपनी को अंग्रेजी में पब्लिक कंपनी कहते हैं, निजी कंपनी को अंग्रेजी में प्राइवेट कंपनी कहते हैं। पहला अंतर आप ये बना सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी कम से कम की जो चुकता पूंजी है, चुकता पूंजी कम से कम 5 लाख या इससे अधिक हो सकती है। और निजी कंपनी में जो चुकता पूंजी है वो कम से कम 1 लाख या फिर इससे अधिक हो सकती है। अब ये चुकता पूंजी क्या होती है इसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे शेयर कैपिटल यानी कि अंश पूंजी वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, फिलहाल अभी मूव ऑन करते हैं। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए, निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक हो सकते हैं, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक हो सकते हैं। और एक कंपनी और होती है जिसका नाम है एक व्यक्ति कंपनी यानी कि 1 पर्सन कंपनी, OPC। एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम 1 संचालक हो सकता है, निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक हो सकते हैं, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक हो सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे। स्वामित्व के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो स्वामित्व के आधार पर कंपनी हमारी 2 प्रकार की हो जाती है। सबसे पहला सरकारी कंपनी और दूसरा गैर सरकारी कंपनी। ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% शेयर सरकार ले लेती है, सरकारी कंपनी कहलाती है। और ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% शेयर सामान्य जनता ले लेती है, गैर सरकारी कंपनी कहलाती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की अगर बात करी जाए तो ये दोनों ही कंपनियां हमारे देश की सरकारी कंपनी हैं। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो कि सरकारी हैं, लेकिन हमने इन 2 का ही एग्जाम्पल उठाया है। गैर सरकारी कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% शेयर सामान्य जनता यानी कि हम तुम और आप जैसे लोग ले लेते हैं, वो गैर सरकारी कंपनी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश भाई जी की, और एक ब्रिटानिया। ब्रिटानिया जो कि ब्रेड भी बनाती है, गुड्डे का बिस्कुट बनाती है, टाइगर का बिस्कुट बनाती है। इसके अलावा इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट और भी हैं। तो ब्रिटानिया कैसी कंपनी है, हमारे देश की गैर सरकारी कंपनी यानी कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी। इसके 51% से ज़्यादा शेयर किसके पास में है, जनता के पास में। और सरकारी कंपनी के जो 51% से ज़्यादा शेयर हैं वो किसके पास में होते हैं, गवर्नमेंट के पास में। यानी कि SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां पर जाकर के हम तुम आप जैसे लोग खाता खोलते हैं, वो कैसी कंपनी है, सरकारी कंपनी, क्योंकि इसके 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास में है। अब अगर हम बात करते हैं सूत्रधारी कंपनी की, तो सूत्रधारी कंपनी से आज से ऐसी कंपनी से है जिसकी सहायक कंपनी होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की पहले सब्सिडरी हुआ करती थी फोन पे। ठीक है जी, और एक SBI की भी काफ़ी सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, तो इसीलिए SBI भी क्या है, सूत्रधारी कंपनी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं होल्डिंग कंपनी। क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी।
होल्डिंग कंपनी। इसी तरीके से सहायक कंपनी से आज से ऐसी कंपनी से है जिसके संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर सूत्रधारी कंपनी का नियंत्रण होता है तथा 51% से अधिक अंश सूत्रधारी कंपनी के हाथ में होते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल फोन पे एंड SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अगर मैं बात करता हूँ SBI की, तो SBI एक होल्डिंग कंपनी है और SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड क्या है, इसकी सब्सिडरी है, यानी कि एक सब्सिडरी कंपनी है। क्यों है? क्योंकि SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जो कंपनी है उसके संचालक मंडल पर SBI का नियंत्रण है। क्यों है? क्योंकि इस कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर SBI के पास में है। नेक्स्ट, देसी कंपनी और विदेशी कंपनी, यानी कि राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी को हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहला देसी कंपनी और दूसरा विदेशी कंपनी। देखिए, राष्ट्रीयता के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी दो प्रकार की होती है। सबसे पहला देसी कंपनी और दूसरा विदेशी कंपनी। देसी कंपनी से आशय देश के अंदर समामेलित ऐसी कंपनी से है जो कि अपनी व्यापारिक क्रियाएं भारत में करती है। यानी देसी कंपनी वो कंपनी है जो कि देश के अंदर ही समामेलित है और अपनी व्यापारिक क्रियाएं भी देश के अंदर यानी कि भारत में ही कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल। जबकि विदेशी कंपनी वो कंपनी है जो कि भारत के बाहर यानी कि देश के बाहर तो समामेलित है लेकिन अपनी व्यापारिक क्रियाएं भारत में करती है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल का हम तुम आप जैसे लोग लैपटॉप यूज करते हैं, तो एप्पल क्या है, विदेशी कंपनी, और एयरटेल क्या है जिसका हम सिम यूज करते हैं, देसी कंपनी। आई होप आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।